हमारे सामने साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक लेख है जिसका शीर्षक है भारत में बलात्कार की विभीषिका, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी विश्लेषण। जी। और ये सिर्फ एक लेख नहीं है, ये एक तरह से एक आईना है जो हमारे समाज की एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई दिखाता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है इसी आईने में झांककर उन परतों को खोलना जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हम्म। हम सब जानते हैं कि ये एक गंभीर समस्या है, पर इस विश्लेषण के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने कानूनों, विरोध प्रदर्शनों और बहसों के बावजूद हम इस समस्या को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। सही सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से होती है जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। हाँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, उसकी 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर दिन औसतन 81 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। हर दिन 81। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बहुत भयावह है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं। हाँ, यही तो बात है। सामाजिक दबाव, शर्म या जान के खतरे की वजह से न जाने कितने ही मामले तो अंधेरे में दबे रह जाते हैं। असल संख्या तो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 2023 में करीब 29,670 मामले दर्ज हुए। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो अपराधी के प्रोफाइल के बारे में है। हम्म। हमारे दिमाग में अक्सर एक तस्वीर होती है कि अपराधी कोई अजनबी होगा जो किसी सुनसान गली में घात लगाए बैठा है। और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये आंकड़े तोड़ते हैं। विश्लेषण साफ बताता है कि लगभग 89 से 94% मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं। 94%? हाँ, 94% तक वो पीड़िता का कोई जानने वाला होता है, कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या सहकर्मी। ये तो अविश्वसनीय है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अजनबियों से सावधान रहो, जबकि असल खतरा तो उन जगहों पर है जिन्हें हम सुरक्षित मानते हैं। हमारा अपना घर, हमारा अपना सर्कल ऑफ ट्रस्ट। बिल्कुल। ये तो सुरक्षा की पूरी अवधारणाएं को पलट कर रख देता है। है ना? ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए हाँ, तो कोई कहाँ जाए। बिल्कुल। ये इस अपराध के सामाजिक ताने बाने पर सबसे गंभीर सवाल खड़ा करता है। कि ये समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक रिश्तों और हमारी अपनी सोच की है। हमारे अपनी सोच की है, बिल्कुल। और जब हम राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मामलों की संख्या सबसे ज्यादा दिखती है। लेकिन लेख में एक और बात पर ध्यान दिलाया गया है, प्रति लाख आबादी पर अपराध दर। हाँ। उस लिहाज से दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, और इन दोनों पैमानों को समझना जरूरी है। कुल संख्या हमें समस्या के, कह सकते हैं, विस्तार का अंदाजा देती है, लेकिन अपराध दर हमें बताती है कि किसी जगह पर एक महिला के लिए खतरा कितना घना है। अच्छा। दिल्ली का इस लिस्ट में सबसे ऊपर होना ये दिखाता है कि देश की राजधानी, जो सत्ता और सुरक्षा का केंद्र होनी चाहिए, वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगहों में से एक है। तो ये सब हमें उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस अपराध के पीछे की जड़ें क्या हैं? विश्लेषण किसी एक वजह के बजाय कई गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करता है, जिसमें सबसे पहला है पितृसत्तात्मक मानसिकता। हाँ। अब ये पितृसत्तात्मक मानसिकता सुनने में एक भारी भरकम शब्द लगता है। इसे अगर आम भाषा में समझे तो ये क्या है? ये हमारे घरों में या दोस्तों के बीच कैसे दिखाई देती है? जरूर, इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। जब घर में कहा जाता है कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, हाँ हाँ, सुनाए। या लड़की को ही समझदारी से रहना चाहिए, यही पितृसत्तात्मक सोच है। जब किसी महिला की सफलता पर कहा जाए, जरूर किसी की मदद ली होगी, या उसके कपड़ों पर टिप्पणी की जाए, ये वही मानसिकता है। ये सोच महिलाओं को एक बराबर का इंसान नहीं मानती। नहीं मानती, ये उन्हें एक वस्तु या इज्जत का प्रतीक मानती है। और जब किसी को वस्तु समझा जाता है तो उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी सहमति की कोई कीमत नहीं रह जाती। और इसी सोच से एक और खतरनाक चीज निकलती है जिसका जिक्र इस विश्लेषण में है, विक्टिम ब्लेमिंग। हाँ, यानी पीड़िता को ही दोषी ठहराना। वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? उसने ऐसे कपड़े ही क्यों पहने थे? ये सवाल हमने हजारों बार सुने हैं। और ये बहुत घातक है, क्योंकि जब समाज अपराधी के इरादों पर सवाल उठाने के बजाय पीड़िता के चरित्र का विश्लेषण करने लगता है, तो वो अनजाने में अपराध को एक तरह की सामाजिक स्वीकृति दे रहा होता है। इससे तो अपराधियों का हौसला बढ़ता होगा। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करके बच निकलेंगे, क्योंकि समाज तो आखिर में लड़की को ही गलत ठहराएगा।
और पीड़िता का हौसला टूट जाता है। उसे लगता है कि शिकायत करके भी क्या फायदा, उल्टे उसी पर कीचड़ उछाला जाएगा। इस विश्लेषण में एक और पहलू पर जोर दिया गया है, शिक्षा की कमी, खासकर यौन शिक्षा और सहमति यानी कंसेंट की समझ का अभाव। हाँ, और आज भी हमारे समाज में इन विषयों पर बात करना एक टैबू माना जाता है। बिल्कुल। सहमति का मतलब सिर्फ न सुनना नहीं होता, इसका मतलब एक उत्साहित हाँ का इंतजार करना होता है। चुप्पी का मतलब हाँ नहीं होता। अगर कोई नशे में है तो वो हाँ नहीं कह सकता। अगर कोई आपका पार्टनर है तब भी हर बार उसकी हाँ जरूरी है। ये बारीक समझ जब तक स्कूलों और घरों में नहीं सिखाई जाएगी तब तक ये भ्रम बना रहेगा। और अब इस समस्या में एक नया और बेहद डरावना आयाम जुड़ गया है, टेक्नोलॉजी। हाँ, और ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की आसान पहुंच तो एक समस्या थी ही, लेकिन अब तकनीक का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर हो रहा है। इस विश्लेषण में एक तथ्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। एआई से बनाए गए डीप फेक और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के मामलों में 1325% की बढ़ोतरी हुई है। 1325%। हाँ ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये तो एक विस्फोट है। जी। इसका मतलब है कि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपराध के तरीके उससे भी ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। और अब खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि डिजिटल भी हो गया है, और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये किसी की इज्जत और मानसिक शांति को घर बैठे तबाह कर सकता है। ये दिखाता है कि अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारे फोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ी जानी है। बिल्कुल। तो जब समाज की सोच में इतनी गहरी समस्या हो और तकनीक नए खतरे पैदा कर रही हो, तो अक्सर उम्मीद कानून से की जाती है कि वो एक ढाल बनकर हमें बचाएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि हमारा कानूनी ढांचा इस चुनौती का सामना करने के लिए कितना तैयार है। भारत ने हाल ही में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता BNS लागू की है। इसमें बलात्कार को लेकर क्या बदलाव हुए हैं? कानून के स्तर पर इसे और सख्त बनाने की पूरी कोशिश की गई है। बीएनएस की धारा 64 के तहत अब बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल कर दी गई है। 10 साल? हाँ, और कुछ बेहद गंभीर मामलों में जैसे अगर पीड़िता की मौत हो जाए या वो कोमा में चले जाए तो सजाए मौत का भी प्रावधान है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में अब सिर्फ 2 ही सजा हैं, या तो आजीवन कारावास या फिर फांसी। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो कागज पर तो कानून बहुत सख्त दिखता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सख्त कानून का डर अपराधियों को रोक पा रहा है? क्या जमीन पर न्याय मिल रहा है? और यहीं आकर हम इस पहेली के सबसे मुश्किल हिस्से से टकराते हैं। कानून बनाना एक बात है और उसका असर जमीन पर दिखना बिल्कुल दूसरी। हमारी न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार में फंस जाता है। अदालतों पर मुकदमों का बोझ इतना ज्यादा है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और इस लंबी प्रक्रिया में गवाह टूट जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और पीड़िता का परिवार हिम्मत हार जाता है। जब इंसाफ मिलने में सालों, कभी-कभी तो दशक लग जाएं, तो वो इंसाफ नाइंसाफी जैसा ही लगता है। और यहाँ राजनीति की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। अक्सर ऐसी घटनाएं बड़े राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। सरकार ने निर्भया फंड और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसी पहल भी की हैं, फिर भी जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि योजनाओं और उनके जमीन पर लागू होने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। निर्भया फंड का पैसा राज्यों द्वारा पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। अच्छा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर अक्सर मौजूदा जजों को ही अतिरिक्त काम दे दिया जाता है, जिससे उन पर बोझ कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। हमें समर्पित जजों और अदालतों की जरूरत है जो सिर्फ इसी तरह के मामलों को तेजी से निपटाएं। विश्लेषण में राजनीतिक इच्छा शक्ति से जुड़ी 2 और बातें कही गई हैं जो मुझे बहुत गंभीर लगी। पहला, नेताओं के असंवेदनशील बयान। हाँ, और ये बहुत नुकसानदेह है। जब सत्ता में बैठा कोई बड़ा नेता बलात्कार जैसी घटना को लड़कों से गलती हो जाती है कहकर हल्का कर देता है, हाँ। या पीड़िता के चरित्र पर ही सवाल उठाता है, तो वो पूरे समाज को एक बहुत ही गलत संदेश देता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों की मानसिकता को सही ठहरा रहा होता है। और दूसरी चुनौती है ग्रामीण भारत में जाति और सत्ता का समीकरण। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
कई बार जब कोई ऊंची जाति या राजनीतिक रूप से ताकतवर व्यक्ति किसी दलित या कमजोर वर्ग की महिला के साथ अपराध करता है, तो पूरे गांव की पंचायत और स्थानीय नेता मिलकर मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। पुलिस पर भी दबाव बनाया जाता होगा। बिल्कुल, पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का दबाव बनाया जाता है। ये न्याय के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, आंकड़े डरावने हैं, समाज की सोच में गहरी खामी है, कानून सख्त हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया धीमी है और राजनीति भी अक्सर निराश करती है, तो सवाल यह है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाएं? क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है? बिल्कुल नहीं। और इस विश्लेषण का निचोड़ भी यही है कि हमें इस समस्या को हर तरफ से घेरना होगा। एक बहुआयामी समाधान चाहिए। समस्या जितनी जटिल है, समाधान भी उतना ही व्यापक होना चाहिए। इसमें 3 बड़े सुधारों की बात की गई है। पहला है प्रशासनिक सुधार, यानी पुलिस और सिस्टम के स्तर पर बदलाव। इसका मतलब है कि पुलिस को और संवेदनशील बनाना होगा। थानों में महिला डेस्क और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी ताकि पीड़िता बिना डरे अपनी बात कह सके। और सबसे जरूरी है फोरेंसिक जांच में तेजी लाना। समय पर मेडिकल जांच और सबूतों को सही तरीके से इकट्ठा करना ही किसी भी केस की रीढ़ होता है। इसमें होने वाली देरी अक्सर मुजरिमों को बचा लेती है। दूसरा सुधार है तकनीकी निगरानी। हाँ, सार्वजनिक जगहों जैसे बस स्टॉप, पार्कों और सुनसान सड़कों पर अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा और बेहतर लाइटिंग का होना बहुत जरूरी है। ये अपराधियों के मन में एक डर पैदा करता है। और साइबर कानूनों को भी मजबूत करना होगा। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, अपराध अब डिजिटल हो चुका है, तो हमारे साइबर कानूनों को और मजबूत बनाना होगा ताकि ऑनलाइन उत्पीड़न करने वालों को भी सख्त सजा मिल सके। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, एक सामाजिक आंदोलन। विश्लेषण कहता है कि रेप कल्चर को खत्म करने की शुरुआत घर से करनी होगी। हाँ, और यही इस पूरे लड़ाई का सार है। कानून, पुलिस, अदालत, ये सब घटना हो जाने के बाद हरकत में आते हैं, लेकिन अगर हमें इस अपराध को पैदा होने से ही रोकना है, तो हमें उस मानसिकता पर चोट करनी होगी जो इसे जन्म देती है। और ये बदलाव सिर्फ घरों से शुरू होगा। जब एक बेटा अपनी माँ, बहन और घर की दूसरी महिलाओं का सम्मान करना सीखेगा, उनकी ना का मतलब समझेगा, तभी वो बाहर किसी दूसरी महिला का सम्मान कर पाएगा। अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है। अगर भारत को दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में अपनी छवि बनानी है, तो उसे सबसे पहले अपनी आधी आबादी यानी अपनी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल की गारंटी देनी होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर एक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है, और जब तक हम इसे एक राष्ट्रीय चुनौती मानकर एकजुट नहीं होते, तब तक स्थायी समाधान मुमकिन नहीं है। आज की ये चर्चा हमें कई गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। हमने अजामिल के इस विश्लेषण के जरिए आंकड़ों की भयानक सच्चाई, अपराध की जड़ों, कानूनी चुनौतियों और समाधान की राह पर बात की। इस लेख में समाधान के तौर पर घर से बेटों को सम्मान सिखाने की बात की गई है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए है। सम्मान सिखाने की यह प्रक्रिया समाज के तौर पर हमारी व्यक्तिगत भूमिका में कहाँ से शुरू होती है? और इस जरूरी शिक्षा को सिर्फ घरों तक ही क्यों सीमित रखा जाए? इसे स्कूलों, कॉलेजों और हमारे दफ्तरों तक एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तौर पर कैसे पहुंचाया जा सकता है, ताकि यह सिर्फ एक नेक विचार न रहकर हमारे समाज की एक आदत बन सके?